Hello student, today we are starting the first chapter of class 12 physics, that is electric charges and fields. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। तो नाउ लेट्स प्रोसीड। इंट्रोडक्शन। फैक्ट ये है, बचपन से हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं। हमें पता है कि चार्जेस किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। बहुत पहले से हमने पढ़ा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जब हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से रब करते हैं तो कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी भी एक्वायर कर लेती है और कुछ चार्ज बॉडी में रह जाता है, तो दोनों की दोनों बॉडीज़ जो होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है जिसमें हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो थे उसे डिस्कवर किया था थेल्स ऑफ मिल्टस ने और इसे 600 BC के अराउंड डिस्कवर किया गया। इसमें इसे ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है एम्बर, वो होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो नाम था वो एक ग्रीक वर्ड है जिसे इलेक्ट्रॉन से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब एम्बर होता है। नाउ हमने पढ़ा है कि जब हम सिल्क थ्रेड को और ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो होती है वो चार्ज हो जाती है। जब सिल्क थ्रेड को हम प्लास्टिक की रॉड के साथ रब करते हैं तब भी हमारी जो प्लास्टिक रॉड होती है वो चार्ज हो जाती है। इस तरह से हमारा जो ग्लास रॉड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो हमारा प्लास्टिक रॉड होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। And now it is what written here. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। पुराने टाइम में जब हमें पता नहीं था कि किस तरह से बॉडी में कितना चार्ज होता है, कितने अमाउंट का चार्ज है, कितने अमाउंट का चार्ज नहीं है, वो हमें पता लगाने के लिए हमने एक सिंपल सा एक अपरेटस डिज़ाइन किया जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है इसमें एक वर्टिकल मेटल की रॉड होती है जिसमें दो थिन गोल्ड फॉइल्स होती हैं, एक मेटल नॉब होती है और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज को। मतलब इन वेरी सिंपलर टर्म्स इफ़ आई टेल यू, तो ये रहा हमारा ये अपरेटस। इसमें क्या है, ये एक मेटल की ये एक मेटल की रॉड है, इसमें ये स्ट्रिप्स लगी हुई है जो कि पेपर की है और इसमें ये एक मेटालिक बॉब है। अब ये जो मेटल की रॉड है ये इस बॉब से अटैच है और यहाँ पे हमने वो चार्ज लगाया, ठीक। उसके बाद जितना ये दूसरे से सेपरेट होंगे उतना ज़्यादा इन दोनों के बीच चार्ज रहेगा और ये है हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या है, मेटल नॉब है, मेटल रॉड है, ये रबर लगाई गई है, ये ग्लास की विंडो के इनसाइड इनक्लोज है और ये हमारी गोल स्लीव है। अब जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे मेटल नॉब के पास तो क्या होगा, जो हमारी ये जो गोल लीव्स होंगी ये दूसरे से सेपरेट होने लगी। इनके बीच जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा, जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ही ज़्यादा इनके बीच चार्ज होगा। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अगर ये एक कोई बॉडी है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पा रहे हैं तो वो कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंसुलेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही चार्ज
प्रोड्यूस होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोज विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली आर कार कंडक्टर्स, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और कंडक्टर्स के जो एग्जांपल्स है वो यहाँ पे दिए गए मेटल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स बॉडीज एंड अर्थ। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स भी रहते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो दो तरह की बॉडी में ये स्टेटेड रहते हैं। सम ऑफ द चार्ज ट्रांसफर टू द कंडक्टर इज रेडी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हम कंडक्टर को जितना भी चार्ज देते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अगर हमारी ये एक बॉडी है, इसे हमने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो क्या होगा, कंडक्टर में इस अमाउंट ऑफ चार्ज को देने के बाद ये पूरे के पूरे कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज फैल जाएगा। उसी जगह अगर हम एक इंसुलेटर लेते हैं, अगर हम इसे चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एक ही साइड चार्ज रिमेन रहेगा, फैल नहीं पाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, जबकि कंडक्टर्स में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाते हैं जब हम किसी लाइव वायर को टच कर लेते हैं या तो फिर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जो कि कहलाता है अर्थिंग या तो फिर ग्राउंडिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग में क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसे हम अर्थ के साथ शेयर कर देते हैं। इसका मतलब नॉर्मली हमारे हाउसिंग में हम 3 तरह के वायर्स का यूज़ करते हैं। 3 तरह के, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव, न्यूट्रल एंड दिस इज अर्थ वायर। तो फैक्ट ये होता है कि जो हमारा लाइव वायर होता है उसमें करंट रहता है, न्यूट्रल वायर में करंट नहीं रहता है, और जो अर्थ वायर होता है वो जितना भी एक्स्ट्रा करंट होता है उसे सीधे अर्थ में पहुंचा देता है ताकि हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना मिले। इट इज़ वॉट रिटन हेयर। 3 वायर्स होते हैं हमारे, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, जिसमें से जो फर्स्ट 2 होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन से, और जो थर्ड होता है उसे ज़मीन में डाल देते हैं, बरीड कर देते हैं, और उसके नीचे मेटल की प्लेट्स लगी हुई होती हैं। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड का जो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम से मिलता है। सो नाउ इस टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये नॉर्मली ईजली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, बट आई विल मेक यू एबल टू अंडरस्टूड इट। सो नाउ when we touch a pitch of wall with electrified plastic rod, some of the negative charge on the rod are transferred to the pitch ball and it is by the plastic rod but is attracted by the glass rod which is oppositely charged. So now I will explain you with the diagram. So यहाँ पे हमारे 2 पिच बॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोनों में दोनों तरह, ये जो है न्यूट्रल चार्ज है, इसमें प्लस और माइनस दोनों सेम अमाउंट में है। ये पूरा इसमें प्लस और माइनस दोनों सेम अमाउंट में, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों ही सेम अमाउंट में। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आए हैं एक पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड लेकर आए। अब इस पॉजिटिवली चार्ज मैंने क्या किया, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Bring 2 metallic sphere A and B supports on insulating stand in contact as shown. इनके नीचे एक इंसुलेटर लगा हुआ है और यहाँ पे 2 मेटल के स्फीयर हैं जो कि न्यूट्रली चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों में। उसके बाद हमने क्या किया, हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए हैं इनके सामने, स्फीयर के सामने, ए के सामने। अब क्या है, हम इसके सामने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, एक ऐसी रॉड जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। और ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, इस साइड हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस साइड नेगेटिव चार्ज आएंगे, इस साइड हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इस स्फीयर के, ये हमारा पूरा स्फीयर है,
इसके इस वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज आएगा, इसके इस वाले साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये हमारा दूसरा स्फीयर है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसा हो क्यों रहा आखिरकार। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे क्योंकि हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लगा दी है। अब पॉजिटिवली चार्ज लगाए तो पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज अराउंड द बॉडी जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बॉडी है इसमें एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस वाले स्फीयर में, इस वाले में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये जो बॉडीज़ हैं ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो चुकी हैं। इसके बाद इसमें एक इक्विलिब्रियम की स्टेट रीच होगी। देखिए, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। दे देयरफॉर रिसाइड ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर 14.1.4b. The left surface of the sphere A has an excess of negative charge and the right surface has excess of positive charge. उसके पास however not all the electron in the sphere has accumulated on the surface of A. As the negative charge start build up at the left surface of the A, the other electron are repelled by these in a short. तो नॉर्मली क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट रीच होती है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है जब सारे के सारे फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट करते हैं तो उनमें एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज इस साइड प्रोड्यूस, निगेटिव चार्ज इस साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो फैक्ट ये है कि नेगेटिव चार्जेज होंगे दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन शॉर्ट ही टाइम में इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो जाएगी जहाँ पर ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो पॉजिटिव रॉड इससे अट्रैक्ट कर रही है वो सारे का सारा सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये होल बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे बिना इस रॉड को हटाए, क्योंकि अगर हमने इस रॉड को हटा दिया तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों फिर से न्यूट्रल चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच चार्ज इसीलिए आया क्योंकि हमने एक दूसरी रॉड का यूज़ किया था जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। उसके बाद हमने सबसे पहले सेपरेट किया, उसके बाद हमने इस रॉड को हटा दिया तो क्या हुआ, हमारे ये पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हो गया। इंडक्शन का मतलब होता है चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। इन दोनों को हमने कांटेक्ट नहीं दिया, हम सिर्फ इन्हें पास में बस लेकर आए और इनके बीच चार्ज प्रोड्यूस हो गया। नाउ ये पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना है कि ये किस तरह से चार्ज होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। सेकेंड, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की एडिटिविटी क्या होती है, तो चार्जेस में क्या होता है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं जिनमें अलग अलग अमाउंट का चार्ज है, किसी में है प्लस क्यू, किसी में है माइनस क्यू, इस तरह के अलग अलग चार्जेस अगर आपके पास हैं तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहती है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, हर एक चार्ज को उसके साइन के साथ, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इट इज़ नेगेटिव, चार्जेस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ आपको इन सारे चार्जेस को ऐड कर देना होता है और आपके जो रिजल्टेंट चार्ज है मिल जाता है। अगर आपके पास चार्जेस जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 5 चार्जेस हैं, +1 +2 -3 +4 और -5, तो अगर आपको चाहिए है कि उस बॉडी में एक्चुअली उस पूरे सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास 5 बॉडी जिसमें अलग अलग चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, अब इनकी वजह से पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है उसके लिए आपको नॉर्मली इन्हें इनके साइन के साथ ऐड करना होगा। चार्ज इज़ कंजर्व। चार्ज इज़ कंजर्व बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम में वो हमेशा सेम होता है।
जैसे कि हमने देखा था जब हमने एक सिल्क का थ्रेड लिया था और हमने एक ग्लास रॉड ली थी, तो क्या था, चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ था। ये हमारे ग्लास की रॉड है और ये हमारा सिल्क थ्रेड है। क्या हुआ था, हमारा सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था। हम किसी भी सिस्टम में बात करें, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इंडक्शन के केस में भी हमने देखा था चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था, कोई नया चार्ज नहीं बना था और ना ही तो कोई किसी भी अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ था। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge says that charge is always an integral multiply of the basic unit of charge, that is E। हमने चार्ज की बेसिक यूनिट E मान के रखी है और E जो होता है इट इज़ नथिंग एल्स बट द चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा ही एक इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो चार्ज होता है उसकी इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो कूलम होती है और जो हमारा करंट होता है वो एम्पियर के टर्म्स में हम मीज़र करते हैं। नाउ ये रहा हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी हम चार्ज के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम और मिली कूलम 10⁻⁻3 कूलम। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बारे में। अगर एक बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये हमारा रहा N2 मल्टीप्लाई बाई ई और N1 मल्टीप्लाई बाई ई, क्योंकि जहाँ पर जो N1 है और जो हमारा N2 है वो तो हमारा नंबर दिया गया है और जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन इनके बीच सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक में उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है तो एक में उतना ही चार्ज निगेटिव होता है। ओके, नाउ ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है NCERT एग्जाम्पल का। इफ़ 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो नॉर्मली हमसे कहा गया है कि हमें हमारा हर एक सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और हर एक सेकेंड जो चार्ज निकलेगा वो कितना निकलेगा, हमें से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स दिए गए और हर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज निकल आया। अब हमें पता है हमारे पास हमें चाहिए है 1 कूलम का चार्ज, टोटल चार्ज 1 कूलम का चाहिए और हमारे पास अभी यहाँ से कितना चार्ज आया 1.6 इंटू 10⁻⁻10। हम इन दोनों को डिवाइड में रख देंगे और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कितना आया है, तो हमारा टाइम आया 198 ईयर्स। तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हर एक सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से मूव कर रहे हैं। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि हमारा जो वो कप है वो वाटर से भरा हुआ है और हमने अप्रॉक्सीमेटली उसका जो मास लिया है वो 250 ग्राम लिया है। अप्रॉक्सीमेटली जितने भी कप्स होते हैं उस तरह के डिज़ाइन होते हैं कि इसमें 250 ग्राम वाटर आ सके। हमें पता है वाटर का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो 16 होता है और जो हमारा हाइड्रोजन होता है 1 होता है। तो 2 × 1 + 16 तो हमारा आ जाएगा 18। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो उस हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है डिटरमाइन कर लेंगे।
तो हमने इसे 250 को 180 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये है हमारा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, हमने यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 कर दिया। तो इससे हमें क्या होगा कि पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। अब ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन्स। हर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और उसके बाद हमारा होता है 2p4। हमारे जो p सब शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें 2 की जो होते हैं कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि हर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इस हिसाब से हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज होएगा। अब कूलॉम्स लॉ,